जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का एक बेहद महत्वपूर्ण और स्कोरिंग टॉपिक, उत्तर भारत की संपूर्ण नदियां। इस वीडियो में हम समझेंगे उत्तर भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां, उनका उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और संगम, और एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो भी मैप और आसान ट्रिक्स के साथ। आप सीखेंगे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को एकदम क्लियर तरीके से, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, और कैसे पूरे चैप्टर को एक ही बार में याद करें। अगर आप यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे मैप बेस्ड ट्रिक्स, इजी रिवीजन और फास्ट लर्निंग मेथड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं उत्तर भारत की नदियों का पूरा चैप्टर आसान ट्रिक्स के साथ। देखना इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये नदियां सिर्फ भाटियों को पानी नहीं देती, ये पूरी की पूरी सभ्यताओं को आकार देती हैं। तो अगर हम आज के इस भौगोलिक सफर की शुरुआत करें तो हमें सबसे पहले पश्चिम की ओर चलना होगा। मतलब दुनिया की सबसे विशाल नदी घाटियों में से एक सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम की तरफ। तो अगर मैं भारत के नक्शे के सबसे ऊपरी हिस्से की तरफ देखूं, मतलब जो सुदूर उत्तर पश्चिम का इलाका है, तो वहां सिंधु नदी का सफर असल में कहां से शुरू होता दिख रहा है? हम्म सफर की शुरुआत दरअसल भारत की सीमाओं के अंदर से होती ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक बहुत ही ऊंचा हिमनद है जिसे बोखर-चू ग्लेशियर कहते हैं। बोखरचू। जी, यहीं से सिंधु नदी का जन्म होता है और तिब्बत के लोग इस नदी को एक बहुत ही शक्तिशाली नाम से पुकारते हैं। वो इसे कहते हैं सिंगी खम्बान, जिसका मतलब होता है शेर का मुंह। अरे वाह, शेर का मुंह! मतलब ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही प्रचंड जलधारा पहाड़ों को चीरते हुए एकदम बाहर आ रही हो। लेकिन ये शेर तिब्बत से निकलकर भारत में कैसे दाखिल होता है? भारत में इसका जो रास्ता है वो बहुत ही संकरा और सीमित है। मानसरोवर से उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए यह नदी भारत में केवल लद्दाख क्षेत्र के लेह जिले से होकर गुजरती है। एक मिनट, सिर्फ लेह से? हाँ, बस वहीं से ये भारत के किसी और राज्य या हिस्से में नहीं जाती और फिर लेह की उन सर्द और पथरीली घाटियों को पार करने के बाद ये सीधे पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में प्रवेश कर जाती है। फिर वहां से पूरे पाकिस्तान को पार करते हुए अंततः अरब सागर में जाकर मिल जाती है। रुको रुको, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मुख्य सिंधु नदी सिर्फ लद्दाख से होकर सीधे पाकिस्तान चली जाती है, तो फिर हम पंजाब और कश्मीर की जिन 5 मशहूर नदियों की बात करते हैं, जिन्हें हम पंचनद कहते हैं, उनका सिंधु से क्या कनेक्शन है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि परीक्षाओं में लोग इन पांचों नदियों के उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ के क्रम में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, ये भूगोल का एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप है। लोग नदियों के नाम तो याद कर लेते हैं, लेकिन उनका जो भौगोलिक क्रम है उसे भूल जाते हैं। तो अगर हम कश्मीर से नीचे पंजाब की तरफ आएं, तो सबसे उत्तर में है झेलम, झेलम। उसके नीचे चेनाब, फिर रावी, उसके बाद ब्यास और सबसे दक्षिण में सतलुज। यानी क्रम हुआ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। मुझे तो ये एकदम एक जटिल पासवर्ड की तरह लग रहा है, जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस पासवर्ड को थोड़ा और डिकोड करते हैं। हर नदी की अपनी एक खास पहचान होगी ना? सबसे ऊपर वाली नदी से शुरू करते हैं। झेलम के आसपास का भूगोल कैसा है? झेलम पूरी तरह से कश्मीर घाटी की जान है। ये पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में जो वेरीनाग झील है, वहां से निकलती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नदी पहाड़ों से निकलकर कश्मीर की समतल घाटी में बहती है। अच्छा, और श्रीनगर भी तो शायद इसी के किनारे है। बिल्कुल सही, श्रीनगर शहर इसी नदी के किनारे बसा है। और जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ना, वुलर झील, वो भी इसी नदी के रास्ते में आती है। झेलम का पानी वुलर झील से होकर ही आगे फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है। तो झेलम के बाद हमारा पासवर्ड कहता है चेनाब। झेलम के ठीक नीचे है चेनाब। इसके बारे में जो हमारे नोट्स हैं उनमें लिखा है कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये
इतनी बड़ी जलधारा कैसे बन जाती है? वो इसलिए क्योंकि ये असल में दो अलग-अलग नदियों के मिलने से बनती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति इलाके में दो नदियां हैं, एक चंद्र और दूसरी भागा। चंद्र और भागा। हाँ, तो जब ये दोनों नदियां एक जगह मिलती हैं तो वहां से ये चंद्रभागा कहलाती है और यही चंद्रभागा हिमाचल से निकलकर आगे चलकर चेनाब बन जाती है। इसकी पानी ढोने की क्षमता, मतलब जो इसका वॉल्यूम है, वो इतना ज्यादा है कि ये पूरे सिंधु तंत्र की सबसे प्रमुख सहायक नदी बन जाती है। समझ गई। और इसके बाद मैप में हमें रावी नदी दिखाई देती है। जी, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ियों में जो प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा है, बस उसी के पास से निकलती है। ये हिमाचल की घाटियों से होते हुए फिर पंजाब में प्रवेश करती है। मतलब देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, ये तीनों नदियां भारत से निकल रही हैं या यहाँ से बह रही हैं और फिर पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। और मुख्य सिंधु नदी भी लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान चली गई। तो क्या इस पूरे तंत्र में कोई ऐसी नदी नहीं है जो पूरी तरह से सिर्फ हमारे ही देश में रहती हो, मतलब जो पाकिस्तान जाती ही ना हो? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया और यही ब्यास नदी का सबसे वीवीआईपी फैक्ट है। पंचनद की जो ये चौथी नदी है ना, ब्यास, ये इकलौती ऐसी नदी है जिसका सफर भारत में ही शुरू होता है और भारत में ही खत्म हो जाता है। अरे वाह, सच में? हाँ, ये भी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है, हिमाचल से बहते हुए पंजाब के मैदानों में आती है और फिर पंजाब में ही एक जगह है हरिके। उस हरिके नाम की जगह पर यह सतलज नदी में विलीन हो जाती है। ये कभी पाकिस्तान का बॉर्डर पार ही नहीं करती। ये तो बहुत ही शानदार तथ्य है। और हरिके में जहाँ ये सतलज से मिलती है, वहाँ शायद एक बैराज भी बना हुआ है ना, हरिके बैराज? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बैराज असल में क्या होता है? बैराज एक तरह का ढांचा या कह लीजिए एक छोटा बांध होता है जिसे नदी के तेज बहाव को मोड़ने या उसे नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। हरिके बैराज वही जगह है जहां से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ओहो, जो राजस्थान तक जाती है? एकदम सही, जो राजस्थान के सूखे और रेगिस्तानी इलाकों तक पानी पहुंचाती है। यह ब्यास और सतलज के संगम का ही पानी है जिसने राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को हरा भरा कर दिया है। क्या बात है। और फिर आती है हमारे पासवर्ड की आखिरी और सबसे दक्षिणी नदी सतलज। ये कहाँ से आ रही है? सतलज का उद्गम भी भारत में नहीं होता है। अच्छा, ये भी बाहर से आती है? हाँ, ये तिब्बत में मानसरोवर के ही पास एक और झील है, राक्षसताल, या जिसे राकसताल भी कहते हैं, वहां से निकलती है। सोचिए, ये हिमालय की उन कुछ चुनिंदा नदियों में से एक है जो हिमालय के बनने से भी पहले से बह रही हैं। मतलब ये हिमालय से भी पुरानी है? बिल्कुल। ये ऊंचे पहाड़ों को बहुत गहरी खाइयों में काटती हुई भारत के हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रे से एंट्री लेती है। और परीक्षाओं या भूगोल के लिहाज से इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि भारत का जो मशहूर भाखड़ा नांगल डैम है, वो इसी सतलज नदी के तेज बहाव को रोककर बनाया गया है। अब यहाँ एक बहुत ही जटिल स्थिति पैदा होती मुझे दिख रही है। मतलब ये सारी नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जमीन से होकर गुजर रही हैं। प्रकृति ने तो पानी को बहने के लिए एकदम आजाद छोड़ दिया, लेकिन इंसान ने बीच में बॉर्डर खींच दिए। तो इन 6 नदियों के इतने विशाल पानी का बंटवारा आखिर होता कैसे? देशों के बीच लड़ाई नहीं होती? और यहीं वो बिंदु आता है जहां भूगोल सीधे तौर पर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में बदल जाता है। 1960s में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। और ये समझौता बहुत ही दिलचस्प तरीके से नदियों के इसी भूगोल पर आधारित है। वो कैसे? इसमें इन नदियों को उत्तर और दक्षिण के 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? हाँ। मतलब पानी का परसेंटेज कैसे तय हुआ? हाँ बिल्कुल। नक्शे पर जो ऊपर की 3 नदियां हैं ना, सिंधु, झेलम और चेनाब, हाँ, इन तीनों के पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए तय किया गया और 20% भारत के लिए। अच्छा। और इसके ठीक विपरीत जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, उनके पानी का 80% हिस्सा भारत इस्तेमाल कर सकता है और 20% पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। ये तो बहुत ही स्पष्ट और गणितीय बंटवारा है। तो पश्चिमी रेगिस्तानों और पहाड़ों में सिंधु का पानी इस तरह बंट गया। लेकिन अगर हम हिमालय के उसी ग्लेशियर वाले इलाके से थोड़ा पूर्व की तरफ खिसकें, तो पहाड़ की जो ढलान है वो पानी को भारत के बीचों बीच धकेल देती है। और यहीं से शुरू होता है हमारे सफर का दूसरा अध्याय, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र,
गंगा नदी तंत्र। हाँ, और मैं कहूंगा कि ये तंत्र परीक्षाओं से लेकर आम भूगोल की समझ तक दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला हॉटस्पॉट है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था। हम सब यही कहते हैं कि गंगा सीधे गंगोत्री से निकलती है, लेकिन वहां तो इसका नाम भागीरथी है। तो फिर ये गंगा कब, कहाँ और कैसे बनती है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि गंगा नाम असल में एक बहुत बड़े संगम के बाद पड़ता है। इसे समझने के लिए हमें उत्तराखंड के पहाड़ों में नदियों के उस पूरे चक्रव्यूह को देखना होगा जिसे पंचप्रयाग कहा जाता है। पंचप्रयाग? हाँ, प्रयाग का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक नदियों के मिलने की जगह। मुझे तो ये किसी बहुत बड़े और जटिल हाईवे नेटवर्क या कह लीजिए एक सुपर हीरो टीम के बनने जैसा लगता है। जैसे कोई मेन लीडर पहाड़ से नीचे उतर रहा हो और रास्ते में बाकी सुपर हीरोज अपनी अपनी ताकत यानी पानी लाकर उसमें मिलाते जा रहे हो, जब तक कि वो एक विशाल टीम ना बन जाए। अरे ये एनालॉजी तो बिल्कुल सटीक है। और इस सुपर हीरो टीम में जो मेन लीडर है, जो मेन हाईवे है, उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नीचे की तरफ बहना शुरू करती है। तो चलिए इस हाईवे पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अलकनंदा से आकर मिलती है धौली गंगा। ठीक है। और जहां ये दोनों मिलती हैं उस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग। यानी विष्णु प्रयाग पर हमारा पहला संगम हुआ मेन लीडर अलकनंदा और धौलीगंगा का। लेकिन क्योंकि अलकनंदा बहुत बड़ी और गहरी नदी है, तो संगम के बाद भी इस हाईवे का नाम अलकनंदा ही रहता है ना? बिल्कुल सही, नाम नहीं बदलता। फिर ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है और नंदाकिनी नदी से टकराती है। इस दूसरे संगम को कहते हैं नंद प्रयाग। इसे याद रखना बहुत आसान है, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। हाँ, ये तो सीधा सीधा मैच हो रहा है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिली नंद प्रयाग में। फिर तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा संगम है कर्णप्रयाग। यहाँ अलकनंदा में आकर पिंडर नदी मिलती है। पिंडर नदी, ठीक है। और उसके बाद आता है एक बहुत ही अहम पड़ाव, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। मंदाकिनी? क्या ये वही नदी है जो केदारनाथ वाली घटना में? हाँ बिल्कुल, मंदाकिनी वही नदी है जो केदारनाथ घाटी से होकर बहती है। ओह, समझ गई। और अब बारी आती है उस द फाइनल बॉस मोमेंट की, वो आखिरी संगम जहां ये पूरा हाईवे नेटवर्क या हमारी सुपर हीरो टीम अपना नाम ही बदल लेती है। एकदम सही। और वो जगह है देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा का मिलन उस नदी से होता है जो गंगोत्री के गोमुख से आ रही है, यानी भागीरथी। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम और गहराई लगभग बराबर होती है। और यहीं से जो एक विशाल जलधारा आगे बढ़ती है उसे पहली बार गंगा का नाम दिया जाता है। तो मतलब गंगोत्री से गंगा नहीं, भागीरथी निकलती है, जो देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है। ये वाकई एक भौगोलिक चमत्कार है। लेकिन जब गंगा यहाँ से आगे बढ़कर हरिद्वार होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, तो कई और नदियां इसमें दाएं और बाएं तट से आकर मिलती हैं। बिल्कुल, सहायक नदियों का ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर हम गंगा के बहने की दिशा में मुंह करके खड़े हों तो दाएं तट यानी राइट बैंक से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ा नाम यमुना का है। यमुना? जी, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा में समा जाती है। दाएं तट पर एक और नदी का जिक्र हमारे नोट्स में है, सोन नदी। हाँ, लेकिन इसके बारे में एक बड़ी अजीब बात मुझे दिखी। ये उत्तर की ओर बहती है। आमतौर पर तो नदियां हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर मैदानों में आती है ना? फिर ये उल्टी दिशा में क्यों बह रही है? ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। इसका कारण ये है कि सोन नदी हिमालय से निकलती ही नहीं है। अच्छा, तो कहाँ से आती है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। अब चूंकि मध्य भारत के उस पठारी इलाके की जो जमीन की ढलान है वो उत्तर की तरफ यानी गंगा बेसिन की ओर है, इसलिए सोन नदी बस भूगोल के नियम का ही पालन कर रही है। पानी ढलान की तरफ ही जाएगा ना? बिल्कुल, वो ढलान के साथ उत्तर की ओर बहती है और बिहार में पटना के पास जाके गंगा में मिल जाती है। ये स्पष्ट करता है कि नदियां सिर्फ किसी तय दिशा को नहीं, बल्कि जमीन की ढलान को फॉलो करती हैं। और अगर हम बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक की बात करें, जहां हिमालय से नदियां आ रही हैं, उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्या क्रम है? ये क्रम परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। पश्चिम से शुरू करें
तो सबसे पहले आती है रामगंगा, जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। ठीक है, रामगंगा। फिर आती है गोमती। गोमती के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि ये किसी ग्लेशियर या पहाड़ से नहीं निकलती। ये कहाँ से शुरू होती है? ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक मैदानी झील है, फुल्लर झील। वहां से निकलकर गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। अरे मतलब ये पूरी तरह से मैदानी नदी है। गोमती के बाद पूर्व की ओर बढ़ें तो कौन सी नदी आती है? उसके बाद आती है घाघरा, जो छपरा में मिलती है। फिर गंडक, जो सोनपुर के पास गंगा में विलीन होती है। और इसके बाद वो नदी आती है जिसका जिक्र आते ही तबाही और बाढ़ की भयानक तस्वीरें जहन में आने लगती हैं, कोसी नदी। इसे अक्सर बिहार का शोक भी कहा जाता है। लेकिन कोई नदी हर साल अपना रास्ता बदलकर इतनी तबाही आखिर क्यों मचाती है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? कोसी के इस बर्ताव के पीछे पूरी तरह से हिमालय का वो कच्चा भूगोल जिम्मेदार है। देखिए, कोसी नेपाल के बहुत ऊंचे पहाड़ी इलाकों से बहुत तेजी से नीचे आती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट, रेत, मिट्टी और पत्थर लेकर आती है। लेकिन जब ये बिहार के समतल मैदानों में पहुंचती है तो जमीन एकदम सपाट होने के कारण इसके बहने की रफ्तार एकदम से कम हो जाती है। और रफ्तार कम होने से वो जो सारा गाद और मिट्टी है वो वहीं जमा होने लगता होगा। बिल्कुल, वो गाद नदी के अपने ही रास्ते में एक दीवार की तरह जमा हो जाता है। अब पीछे से पानी तो पूरे प्रेशर से आ ही रहा है, तो जब पुराना रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो पानी अपना रास्ता बदल लेता है और नए इलाकों में, गांवों में घुस जाता है। भगवान, यही वजह है कि कोसी हर साल अपना मार्ग बदलती है और इतनी भयंकर बाढ़ लाती है। प्रकृति का एक बहुत ही क्रूर लेकिन तार्किक मैकेनिज्म है ये। और गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम प्रमुख भारतीय नदी कौन सी है? वो है महानंदा। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा से बाईं ओर से मिलने वाली आखिरी बड़ी सहायक नदी है। तो ये थी हमारी 25 से 25 किलोमीटर लंबी गंगा नदी की कहानी। भारत की सबसे लंबी नदी को समझने के बाद अब एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। वो क्या? अगर हम सिर्फ लंबाई को साइड में रख दें और पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम की बात करें तो भारत की सबसे विशाल नदी कौन सी है? इसके लिए मुझे लगता है हमें अपनी नज़र पूरब की तरफ दौड़ानी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र तंत्र पानी की विशालता का ही दूसरा नाम है। और यहाँ भूगोल का एक बहुत ही मजेदार पैटर्न देखने को मिलता है। हमने शुरुआत में देखा था कि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलकर पश्चिम की ओर बहना शुरू करती है। हाँ, ब्रह्मपुत्र का उद्गम भी लगभग उसी जगह के पास, मानसरोवर के पास चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से होता है। लेकिन यह सिंधु से एकदम विपरीत पूरब की दिशा में बहना शुरू करती है। यानी ये दोनों नदियां एक ही छत से निकलकर दो अलग अलग दिशाओं में बहने वाले पानी की तरह है। एकदम। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो 3 देशों, चीन या कह लें तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। लेकिन इस नदी ने भूगोल के जानकारों के लिए सबसे बड़ी पहेली इसके अलग अलग नामों को लेकर बना रखी है। मतलब ये नदी जहां जाती है अपना नाम ही बदल लेती है। हाँ, ये ब्रह्मपुत्र तंत्र की मास्टर ट्रिक है जो एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं। और अगर आप इसके सफर को ट्रैक करें तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए इस थ्रिलर कहानी को सुनते हैं। इस मास्टर ट्रिक को श्रोताओं के लिए डिकोड करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि सेंगपो ने नामचा बरवा से घूमकर दिहांग बनकर भारत में एंट्री ली, असम में माजुली द्वीप बनाया और बांग्लादेश जाकर जमुना बन गई। बिल्कुल, यही वो मास्टर ट्रिक है। चलिए इसे तोड़कर समझाते हैं। जब ये नदी तिब्बत के ऊंचे और सूखे पठारों पर पूरब की ओर बह रही होती है तो वहां इसका नाम होता है त्संगपो। संगपो, इसका मतलब क्या होता है? इसका तिब्बती भाषा में मतलब होता है शुद्ध करने वाली। वहां ये बहुत ही शांत और धीमी रफ्तार से बहती है। लेकिन फिर ये भारत में कैसे घुसती है? क्योंकि बीच में तो हिमालय की एक बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी है। और यहीं पे होता है एक बहुत बड़ा भौगोलिक चमत्कार। ये नदी तिब्बत में बहते बहते अरुणाचल प्रदेश के पास एक विशाल पर्वत शिखर नामचा बरवा तक पहुंचती है। ये पहाड़ इतना विशाल है कि नदी को अचानक अपना रास्ता बदलना पड़ता है। नदी इस पहाड़ के एकदम किनारे से एक तीखा यू टर्न लेती है और हिमालय के पत्थरों को काटकर एक बेहद गहरी खाई, जिसे गॉर्ज कहते हैं,
वो बनाती है। बाप रे। इसी तीखे मोड़ के जरिए ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में एकदम धड़धड़ाते हुए प्रवेश करती है। क्या गजब का विजुअल है। मतलब एक शांत नदी अचानक पहाड़ काटकर यू टर्न ले रही है। जब ये अरुणाचल में घुसती है तब इसका नाम क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। तो सांगपो बन गई दिहांग। फिर इसे ब्रह्मपुत्र कब कहा जाता है? जब ये दिहांग नदी अरुणाचल की ढलानों से नीचे उतरकर असम की चौड़ी और समतल घाटियों में प्रवेश करती है और इसमें कुछ और सहायक नदियां आकर मिलती हैं, तब ये एक अति विशाल रूप ले लेती है। असम की इसी घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि असम में ब्रह्मपुत्र का पाट इतना चौड़ा हो जाता है कि नदी के बीचों बीच एक पूरा का पूरा जिला बसा हुआ है, माजुली द्वीप। जी हाँ, लेकिन एक नदी के अंदर इतना बड़ा द्वीप कैसे बन सकता है? ये भी नदी के वेग और उसी गाद का खेल है जिसके बारे में हमने कोसी के टाइम बात की थी। जब ब्रह्मपुत्र इतनी ऊंचाई से समतल घाटी में आती है तो उसकी रफ्तार बहुत कम हो जाती है। वो अपने साथ जो अनगिनत टन गाद लाती है वो बीच में जमा होने लगता है। अच्छा। और समय के साथ ये गाद इतनी बड़ी जमीन में बदल गया कि उसने दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माजुली का रूप ले लिया। और फिर असम को पार करने के बाद ये नदी कहाँ जाती है? असम के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जैसे ही ये बांग्लादेश का बॉर्डर पार करती है, इसका नाम फिर बदल जाता है। वहां इसे जमुना कहते हैं। तो ये रहा पूरा सफर। तिब्बत में सांगपो, नामचा बरवा से घूमकर अरुणाचल में दिहांग, असम की घाटियों में ब्रह्मपुत्र, जहां वो माजुली द्वीप है, और अंत में बांग्लादेश में जमुना। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरे तंत्र में एक नाम और है जो मुझे सच में बहुत हैरान कर रहा है। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित। हमारे नोट्स में इसे खूनी नदी यानी रिवर ऑफ ब्लड लिखा गया है। क्या सच में इसका पानी खून की तरह लाल होता है या इसके पीछे कोई डरावनी किंवदंती या कहानी है? डरावनी किंवदंतियां तो स्थानीय स्तर पर बहुत सी हैं, लेकिन इसका जो असली कारण है वो पूरी तरह से वहां की मिट्टी का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री है। वो कैसे? देखिए, लोहित नदी जिन जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरती है वहां की मिट्टी लेटराइट है। लेटराइट मिट्टी? जी, और लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे इसका रंग गहरा लाल होता है। तो जब बारिश के मौसम में ये लाल मिट्टी भारी मात्रा में कटकर नदी के पानी में घुलती है तो पूरी के पूरी नदी का पानी गहरा लाल हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल खून जैसा लगता है। ओह, तो ये मिट्टी का आयरन ऑक्साइड है। ये बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। ब्रह्मपुत्र की कुछ और सहायक नदियों के बारे में भी बताएं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है सुबनसिरी। इसके अलावा मानस, दिबांग और धनसिरी भी बहुत अहम नदियां हैं। लेकिन एक नदी जो अक्सर कूटनीतिक चर्चाओं में और विवादों में रहती है वो है तीस्ता। हाँ, तीस्ता जल विवाद के बारे में तो आए दिन न्यूज में सुनने को मिलता रहता है। बिल्कुल, तीस्ता नदी सिक्किम के ऊंचे जेमू ग्लेशियर से निकलती है। ये वहां से बहुत तेज गति से नीचे आती है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से को पानी देती है और फिर बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र यानी जिसे वहां जमुना कहते हैं उसमें मिल जाती है। अब चूंकि ये भारत के घनी आबादी वाले कृषि क्षेत्र से होकर बांग्लादेश के एक बड़े कृषि क्षेत्र में जाती है, इसलिए पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर बातचीत और कभी-कभी खींचतान चलती रहती है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमने सचमुच एक बहुत ही लंबी और गहरी यात्रा तय की है। जी हाँ। हमने देखा कि कैसे मानसरोवर के पास से दो विपरीत दिशाओं में जाने वाली जलधाराएं सिंधु और ब्रह्मपुत्रा अलग-अलग देशों और पहाड़ों का सीना चीरती हैं। हमने पंचनद के उत्तर से दक्षिण के क्रम को समझा, गंगा के बनने के उस जटिल हाईवे नेटवर्क यानी पंचप्रयाग को डिकोड किया और ये भी जाना कि कोसी बाढ़ क्यों लाती है और लोहित का पानी लाल क्यों होता है। और ये सारी जानकारी हमें सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये हमें सिखाती है कि नदियां सिर्फ पानी का एक चैनल नहीं है, वो एक जीवित भौगोलिक सिस्टम है जो अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी, पहाड़, जलवायु और यहाँ तक कि इंसानी कूटनीति को भी अपने हिसाब से ढाल लेती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम सिंधु जल समझौते या तीस्ता जल विवाद जैसे दस्तावेजों को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। प्रकृति ने तो पहाड़ों को काटकर नदियां बना दी जिन्हें किसी सरहद, किसी बॉर्डर लाइन की परवाह नहीं है।
पानी अपना रास्ता खुद खोज लेता है। इंसान उन नदियों को कागज पर संधियों में बांधने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब पानी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या दुनिया के नक्शे इन शांत पहाड़ों या सूखी जमीनों के आधार पर तय होंगे, या इस बात से तय होंगे कि इन पहाड़ों से निकलकर बेखौफ बहते हुए पानी के स्रोतों पर आखिर नियंत्रण किसका है? ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्या इंसानी लकीरें पानी को बांटेंगी, या पानी भविष्य में नई लकीरें खींचेगा? इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस भौगोलिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।